हाय फ्रेंड्स, नमस्कार, वेरी गुड इवनिंग। होप कि आप लोग बहुत अच्छे से होंगे एंड यू ऑल आर डूइंग वेल। फ्रेंड्स, हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था इट वाज समथिंग लाइक वुड्स डिस्पैच, राइट। वुड्स डिस्पैच का हम लोगों ने आई थिंक व्हाट वाज द पर्पस ऑफ वुड्स डिस्पैच ये हमने स्टडी किया था। एंड दिस डिस्पैच, वुड्स डिस्पैच, रिकमेंडेशन ऑफ वुड्स डिस्पैच। तो ये वुड्स डिस्पैच क्या हुआ था? इट वॉज प्रेस्क्राइब्ड इन 1854 बाई सर चार्ल्स वुड, है ना। सर चार्ल्स वुड जो थे, फॉर योर इंफॉर्मेशन आई वुड लाइक टू टेल यू कि वो इंडिया नहीं आए थे, ठीक है। बट एट दैट टाइम व्हेन लॉर्ड डलहौजी वॉज रिप्रेजेंटिंग इन इंडिया ऑन बिहाफ ऑफ द ब्रिटिश गवर्नमेंट, तो सर चार्ल्स वुड जो थे ना, जो इसके रिकमेंडेशन जिनका दिया था इन्होंने, सर चार्ल्स वुड, ये क्या थे कि ही वॉज वन ऑफ द काउंसिल एडमिनिस्ट्रेटर इन ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन इन ब्रिटेन इटसेल्फ, है ना। उन्होंने वहीं से अपना रिकमेंडेशंस भेजा था, दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड वुड्स डिस्पैच, ठीक है। सो इन द लास्ट क्लास वी हैव स्टडीड द पर्पस ऑफ द वुड्स डिस्पैच। अगर आप में से किसी ने उस वीडियोस को नहीं देखा है एंड इफ दे आर अनअवेयर अबाउट द पर्पस ऑफ द वुड्स डिस्पैच, तो लास्ट क्लास का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे डाल दिया है। आप वहाँ से अगर देखेंगे तो आज की क्लास आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ जाएंगी। एंड इवन इफ अगर आप नहीं भी देखते हैं लास्ट वीडियोस, तो रिकमेंडेशंस में काफ़ी स्टार्ट से बताने वाला हूँ, दैट इज़ फ्रॉम द वेरी स्टार्ट, है ना। एकदम बेसिक से बताऊंगा तो आपको रिकमेंडेशंस भी काफ़ी अच्छे से समझ में आएंगे इन दिस क्लास इटसेल्फ। अगर आप डायरेक्ट देख रहे हैं, इफ इट इज़ योर फर्स्ट क्लास ऑल्सो, देन इट वॉन्ट बी अ प्रॉब्लम एट ऑल, ठीक है। तो वुड्स डिस्पैच के रिकमेंडेशंस वैसे तो बहुत सारे रहे हैं, ठीक है ना। देयर वे नंबर ऑफ रिकमेंडेशंस इन हिज डिस्पैच और इन हिज लेटर के हैं, बट रिलेटेड टू द इंडियन एजुकेशन सिस्टम मैं कुछ स्पेशल या कुछ इंपॉर्टेंट रिकमेंडेशंस आपको बता दूं। द वेरी फर्स्ट रिकमेंडेशन वॉज, है ना, रिकमेंडेशन, द वेरी फर्स्ट रिकमेंडेशन वॉज दैट an education department, mind it, an education department was to be set up। कहाँ पे सेटअप करना है? in every province। उनका कहना था कि इन इंडिया, अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ प्रोविंसेस, इंडिया में जितने भी नंबर ऑफ प्रोविंसेस हैं, सारे प्रोविंसेस में क्या हो कि एटलीस्ट एक एजुकेशन का डिपार्टमेंट हो, है ना, वुड बी हेल्ड रिस्पॉन्सिबल फॉर ओवरऑल द एकेडमिक एक्टिविटीज़, है ना, कि उस प्रोविंस में जो भी एकेडमिक एक्टिविटीज़ चल रही हैं बाय द कॉलेजेस, बाय द इंस्टीट्यूशंस, बाय द स्कूल्स, उन सारे को ऑब्जर्व करे, उसको रेगुलेट करे और इम्प्रूवमेंट के लिए प्रॉपर एक्शंस लिया जा सके, ठीक है। तो उनका सजेशन था कि एन एजुकेशन डिपार्टमेंट वॉज टू बी सेटअप इन एवरी प्रोविंस, ठीक है। प्रोविंस का मतलब आप लोगों को पता होगा, स्टिल आई एम राइटिंग इट डाउन। प्रोविंस का मतलब होता है एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक, ठीक है। उस टाइम में, ड्यूरिंग हिज टाइम, जितने भी एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक्स थे, वहाँ पे उनका कहना था कि एक एजुकेशन डिपार्टमेंट सेटअप किया जाए, ठीक है। सेकेंड एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, जिन्होंने हमारे इंडियन एजुकेशन के सिस्टम को ऑलमोस्ट चेंज कर डाला, है ना, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिकमेंडेशन वॉज यूनिवर्सिटीज, है ना, ऑन द मॉडल ऑफ लंदन यूनिवर्सिटी टू बी established कहाँ? इन बिग सिटीज सच एज बॉम्बे, कैलकाटा एंड मद्रास। उनका कहना था कि जो भी कुछ बिग सिटीज़ हैं या कुछ प्रोग्रेसिव जो सिटीज़ वगैरह हैं, वहाँ पे लंदन यूनिवर्सिटी के मॉडल को बेस करके, यानी कि ऑन द बेसिस ऑफ द मॉडल्स ऑफ लंदन यूनिवर्सिटी, कुछ यूनिवर्सिटीज़ इस्टेब्लिश किए जाएं जो कि हायर एजुकेशन सिस्टम को कंट्रोल करें या हायर एजुकेशन सिस्टम को इम्पार्ट करें या उनको फर्दर प्रोग्रेस करवाएं, ठीक है। ओवरऑल फॉर द प्रोग्रेस ऑफ द हायर एकेडमिक्स, है ना, हायर एजुकेशन सिस्टम को एक्सपैंड करने के लिए, उसको बढ़ाने के लिए उन्होंने ये रिकमेंडेशन दिया कि यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन के बेसिस पे इंडिया में कुछ यूनिवर्सिटीज़ को इस्टेब्लिश किया जाए, ठीक है। आई वुड टेल यू सर्टेन नेम्स, तो आपको पता चलेगा कि करंट
कंटेम्प्रोरी इंडियन एजुकेशन सिस्टम में मैंने पहले भी कहा था कि सर चार्ल्स वुड के जो रिकमेंडेशंस है आज भी इंडियन एजुकेशन सोसाइटी में ऑब्जर्व किए जा सकते हैं, ठीक है ना। एंड आफ्टर जब मैं आपको नाम बता दूं तो यू वुड कम टू नो कि हाँ उनका जो रिकमेंडेशन था इट वॉज क्वाइट वैलिड एंड नॉट वॉज, इट इज़ क्वाइट वैलिड, जिसको आज भी इफेक्ट में रखा जाता है, ठीक है। तो सिंस द रिकमेंडेशन वॉज डन ऑन द बेसिस ऑफ लंडन यूनिवर्सिटी, तो मैं आपको लंदन के बारे में कुछ बता दूं, है ना, दो इट इज़ नॉट इन योर सिलेबस, पर आई होप कि जब हम कंटेंट पढ़ रहे हैं ना, व्हेन वी आर गोइंग थ्रू द कॉन्टेक्स्ट, तो हमको थोड़ा बहुत सबके बारे में पता होना चाहिए, राइट। क्या है कि लंदन यूनिवर्सिटी, है ना, मैं लंदन और यूनिवर्सिटी को स्प्लिट कर देता हूँ, ठीक है। चलिए मान लीजिए कि इट इज़ लंदन और यूनिवर्सिटी एक दूसरा टर्म है, उसको अब छोड़ दें, उसको साइड में रखते हैं, ठीक है। करेंट एरा में ना अभी 2021-2022 में वी आर गोइंग थ्रू IR 4.0, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन 4 चल रहा है अभी, आज के डेट में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन 4 चल रहा है, ठीक है। एट दैट टाइम, ठीक है ना, ड्यूरिंग इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन 1, ये जो लंदन था, मैंने अलग से लिखा क्यों, आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, लेट मी डिलीट सम वर्ड। ड्यूरिंग IR1, ड्यूरिंग इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन 1, ठीक है ना, ड्यूरिंग इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन 1 लंदन क्या था, लंदन बिकम द वेरी फर्स्ट सिटी, ठीक है। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के टाइम पे लंदन बिकम द वेरी फर्स्ट सिटी, उस टाइम में लंदन सबसे पहला शहर बना था, है ना, उसको कहते हैं ना अर्बनाइजेशन, तो लंदन वॉज द वेरी फर्स्ट प्लेस जिसका अर्बनाइजेशन किया गया था एंड इट बिकम अ सिटी, ठीक है। IR1 का पीरियड क्या था, IR1 का पीरियड 1760 से 1840 तक माना जाता है, ठीक है। फ्रॉम 1760 टिल 1840 इट इज टेकन एज IR1। तो इट इज अ ब्रीफ हिस्ट्री अबाउट लंदन, कि लंदन तो डे 1 से सिटी नहीं था ना, इट वाज नॉट सिटी फ्रॉम डे 1, है ना। पहले मान लीजिए ये कोई छोटा सा टाउन होगा या विलेज होगा या कोई भी एक रिमोट प्लेस होगा, बट बिकॉज ऑफ दिस इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशंस, जब डेवलपमेंट्स होने लगे ड्यू टू सर्टेन टेक्नोलॉजीज एंड डिफरेंट टेक्नोलॉजीज, तो क्या हुआ कि द टेक्नोलॉजीज अफेक्टेड लंदन वेरी वेल एंड दिस बिकम द वेरी फर्स्ट सिटी, ठीक है, ड्यूरिंग दैट टाइम। उसके बाद क्या हुआ था, हमारे इंडिया में मिस्टर वुड्स ने रिकमेंडेशन दिया कि सम यूनिवर्सिटी शुड बी एस्टैब्लिश्ड, राइट, इन बिग सिटीज सच एज बॉम्बे, कैलकाटा एंड मद्रास। तो मैं पहले आपको लंदन यूनिवर्सिटी के बारे में बता दूं थोड़ा सा, है ना, कि आखिर भाई लंदन यूनिवर्सिटी है क्या, इनको कैसे चालू किया गया था। उसके बाद लंदन यूनिवर्सिटी के मॉडल के ऊपर हमारे इंडिया में कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज़ और कब कब चालू किए गए थे, ये मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। तो यहाँ पे अगर कहें तो इन टेक्स्ट मैंने आपको दो चीज़ें बताई, फर्स्ट अ लिटिल बिट अबाउट लंदन एंड सेकंड जस्ट अ लिटिल बिट अबाउट लंदन यूनिवर्सिटी, है ना। लंदन यूनिवर्सिटी जो था, लंदन यूनिवर्सिटी को चलिए दो हेड में डिवाइड कर लेते हैं, वन इज ऑफिशियल एंड सेकेंड वन इज अनऑफिशियल, ठीक है। अनऑफिशियल एस्टैब्लिशमेंट, नो डाउट पहले तो अनऑफिशियल ही होगा। अनऑफिशियल एस्टैब्लिशमेंट वाज डन इन द ईयर ऑफ 1826, ठीक है। 1826 में इसका अनऑफिशियल एस्टेब्लिशमेंट किया गया था, मतलब माइट बी नेसेसिटीज़ वेयर देयर, आवश्यकताएं थीं, इंफ्रास्ट्रक्चर्स अवेलेबल थे, फिनेंशियल रिसोर्सेस अवेलेबल थे, तो क्या किया गया कि यूनिवर्सिटीज़ ऑफ लंदन को बना लिया गया, ठीक है, बना के इसके एक्टिविटीज़ को, कोर्स करिकुलम्स को चालू कर लिया गया। बट अगर बहुत सिंपल मायने में कहें तो एट दैट टाइम, मतलब 1826 में द यूनिवर्सिटी वॉज नॉट रिकॉग्नाइज्ड, ठीक है ना, तो एक तरह से कह सकते हैं कि इट वॉज नॉट वैलिड,
बाई देन आफ्टर 10 ईयर्स, ठीक है ना। आफ्टर 10 ईयर्स मतलब कहाँ आते हैं, इन 1836 आफ्टर 10 ईयर्स इट वॉज एस्टैब्लिश्ड एज पर द रॉयल चार्टर, ठीक है। अकॉर्डिंग टू द रॉयल चार्टर इसको इन द ईयर ऑफ 1836 इस्टेब्लिश किया गया, ठीक है। रॉयल चार्टर का मतलब भी आप पता कर लें शायद, चलो आपको बता देता हूँ व्हाट इज़ कॉल्ड रॉयल चार्टर। रॉयल चार्टर ज़्यादा कुछ नहीं होता है। मान लीजिए कोई एक गवर्निंग अथॉरिटी है, तो उस गवर्निंग अथॉरिटी से आपको एक्सेप्टेंस लेना है या कंसेंट लेना है ना, तो दे वुड बी गिविंग इन टर्म्स ऑफ सम राइटिंग, कुछ लिख के देंगे आपको, तो दैट राइटिंग इज कॉल्ड चार्टर। तो उस टाइम में जो गवर्निंग अथॉरिटीज़ थी, क्वीन है ना, उस क्वीन ने इन द ईयर ऑफ 1836 इसको अपना कंसेंट दिया था कि यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन और लंदन यूनिवर्सिटी शुड बी एस्टैब्लिश्ड एज पर द रॉयल चार्टर्स कंसेंट, ठीक है। तो इट वाज ऑल अबाउट लंदन एंड लंदन यूनिवर्सिटी। अच्छा, तो मान लीजिए 1826 और 1836 इन 2 सालों में लंदन यूनिवर्सिटी का एस्टेब्लिशमेंट हो गया, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ देखिए, इट इज़ वेरी सिक्वेंशियल। पहले 1826 में ये बना अनऑफिशियली, ऑफिशियल वैलिडिटी इसको 1836 में मिली, आयर का ज़माना था, ठीक है ना। 1854 में इंडिया में क्या था, ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन था। 1854 ने सर चार्ल्स फुड ने क्या किया, अपने इंडियन रिप्रेजेंटेटिव को बोला कि यहाँ पे एजुकेशन प्रोग्रेस होना चाहिए, है ना। लॉर्ड डलहौजी को कहा गया था। 1854 में रिकमेंडेशंस आया। एज ए रिजल्ट कोई भी काम तो तुरंत इफेक्ट में नहीं आता है, तो इट टुक अ लिटिल बिट टाइम ऑल द वे। और थोड़े समय के बाद क्या हुआ, इन द ईयर ऑफ 1857, ठीक है, आफ्टर द रिकमेंडेशन was given in the year of 1854 to Mr. Lord Dalhousie, ठीक है। 1857 में इसके इफेक्ट को देखा गया, है ना। इट वॉज ब्रॉट इन टू द इफेक्ट एंड एज ए रिजल्ट क्या हुआ कि 3 big universities in India were established, and I hope कि आप नाम समझ गए होंगे। Still I am telling you, it is Bombay, right? It means University of Bombay, okay. Calcutta, it means University of Calcutta. And Madras, it means University of Madras. These three universities were established in the year of 1857 as a result of Wood's dispatch or recommendation of Sir Charles Wood. Okay, let us have a look on the third recommendation. Okay, आपको समझ में आ गया होगा फर्स्ट एंड सेकंड रिकमेंडेशंस। मैं डिलीट करते करते आपको एक बार रिवाइज कर देता हूँ। द फर्स्ट रिकमेंडेशन वाज दैट कि देयर शुड बी अ डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन इन एवरी प्रोविंस, है ना। मतलब उनके हर एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक में एक एजुकेशन का डिपार्टमेंट इस्टेब्लिश होना चाहिए। एंड द सेकेंड वन वाज कि यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन के बेस पे, यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन के मॉडल को देखते हुए इंडिया में कुछ यूनिवर्सिटीज़ को इस्टेब्लिश किया जाए जो कि इंडिया में हायर स्टडीज़ और हायर एजुकेशन प्रोवाइड करने के काम को स्पीड प्रोवाइड करें, है ना। तो एज अ रिज़ल्ट क्या हुआ कि रिकमेंडेशन को 1854 में दिया गया था। लॉर्ड डलहौजी उस टाइम इंडिया में थे। 1857 में, है ना, बाय द ईयर ऑफ 1857 द रिकमेंडेशन केम इनटू इफेक्ट एंड एज अ रिज़ल्ट in the year of 1857 University of Bombay in Bombay, University of Madras in Madras, Tamil Nadu, and University of Calcutta in Calcutta were
स्टैब्लिश्ड, ठीक है। एंड इवन आज भी इन प्रेजेंट कॉन्टेक्स्ट दिस 3 यूनिवर्सिटीज आर कंसीडर्ड एज इंडियाज टॉप यूनिवर्सिटीज, राइट। भारत के फेमस यूनिवर्सिटीज में इन तीनों यूनिवर्सिटीज के नेम को काउंट किया जाता है। ओके, सो फॉर फर्दर अंडरस्टैंडिंग चलिए मैं आपको इनके थर्ड रिकमेंडेशंस के बारे में बताता हूँ, ठीक है। थर्ड रिकमेंडेशन वाज दैट at least one government school should be opened in every district. It was very important. At least one government school should be opened in every district, है ना, कि भारत के हर जिले में, ठीक है, एक गवर्नमेंट स्कूल को स्टैब्लिश किया जाना चाहिए। इट वाज द रिकमेंडेशन ऑफ होम, सर चार्ल्स वुड। तो आप देखिए आज गवर्नमेंट स्कूल्स कहाँ कहाँ स्टैब्लिश किए गए हैं, है ना। इसको तो ओवर द नाइट कोई रिकमेंडेशन के थ्रू नहीं किया गया ना, इट वॉज थ्रू सेवरल कंसिडरेशंस एंड डिस्कशंस, जो कि सबसे पहले फाउंडेड किया गया था या फाउंडेशन किया गया था बाय सर चार्ल्स वुड। तो एटलीस्ट वन गवर्नमेंट स्कूल शुड बी देयर इन एवरी डिस्ट्रिक्ट एंड आई थिंक इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिकमेंडेशन, है ना। गवर्नमेंट स्कूल्स होने के क्या क्या फ़ायदे हैं आपको तो पता ही होगा, है ना। अब चूँकि ये बीएड का क्लास चल रहा है और अभी हम वी आर गोइंग थ्रू द इंट्रोडक्टरी सेशन ऑफ बीएड, और अगर आप हेडिंग के तौर पे माने तो हिस्ट्री ऑफ बीएड, है ना, विच इज़ जनरली नॉट इंक्लूडेड इन योर करिकुलम, बट आई थिंक कि इसका थोड़ा बहुत आइडिया आपको होना चाहिए कि हमारे इंडियन एजुकेशन सिस्टम में किस तरह से प्रोग्रेसिव वे पे हम लोग आज एजुकेशन अचीव कर रहे हैं एंड व्हाट वाज बिहाइंड इट और हु वाज बिहाइंड इट, ठीक है। तो ये था उनका थर्ड एंड द इम्पॉर्टेंट रिकमेंडेशन कि एटलीस्ट वन गवर्नमेंट स्कूल शुड बी ओपन इन एवरी डिस्ट्रिक्ट, यानी कि भारत के हर जिले में एक स्कूल स्टैब्लिश किया जाए। अब उन्होंने गवर्नमेंट स्कूल इस्टेब्लिश करने के बाद क्यों कही थी, आई होप आप समझ सकते हैं कि उस टाइम पे क्या था कि एजुकेशन उतना एनरिच्ड नहीं था, इंडियंस उतने अवेयर नहीं थे, और ख़ासकर एजुकेशन के पीछे इंडियंस उतना खर्च भी नहीं करना चाहते थे, है ना, लिविंग सम स्पेसिफिक फैमिलीज और पर्सनैलिटीज़। और गवर्नमेंट स्कूल में एजुकेशन इज़ फ्री, एजुकेशन वॉज फ्री एंड आई थिंक एजुकेशन विल रिमेन फ्री, है ना। तो कुछ ऐसा सोचकर उन्होंने रिकमेंडेशन दिया था कि देयर शुड बी वन प्राइमरी स्कूल इन एवरी डिस्ट्रिक्ट, ठीक है। उसके बाद उन्होंने एक अच्छा रिकमेंडेशन दिया कि इंडियंस should be trained in their नेटिव लैंग्वेज। इंडियंस को उनके नेटिव लैंग्वेज में ट्रेंड किया जाए, मतलब पढ़ाया जाए, है ना। ट्रेंड को आप ले सकते हैं, शुड भी है तो मैं टॉट कर देता हूँ, शुड बी टॉट इन देयर नेटिव लैंग्वेज। इसके पीछे एक साइंस था। आई वुड लाइक टू टेल यू कि डिस्पाइट बीइंग अ ब्रिटिशर्स, वो खुद ब्रिटिशर्स थे और इंग्लिश मैन थे, उनको इंग्लिश आता था बेटर तरीके से ना, इन कंपैरिजन टू हिंदी उनको इंग्लिश ज़्यादा बेहतर आता था। बट उन्होंने अपने रिकमेंडेशन में क्या कहा कि इंडियंस को उनके नेटिव लैंग्वेज में ट्रेनिंग या एजुकेशन प्रोवाइड किया जाए। ऐसा क्यों कहा? देखिए, किसी भी लैंग्वेज को समझने के लिए ना, अदर देन योर नेटिव लैंग्वेज, अपने लोकल लैंग्वेज को या अपने मदर टंग को छोड़कर अगर आप किसी भी अदर लैंग्वेज को स्टडी करना चाहते हैं तो
मुझे लगता है कि आपको अपने नेटिव लैंग्वेज का कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, ठीक है। तो फिर क्या होता है कि इट विल हेल्प यू टू लर्न बेटर, है ना, कि आप अगला कोई भी लैंग्वेज आराम से सीख सकते हैं। तो इसी को बेस करके उन्होंने कहा कि पहले इंडियंस को उनके नेटिव लैंग्वेज में पढ़ाया जाए, है ना। जो रीजनल बच्चे हैं, जिनका रीजनल लैंग्वेज है, नेटिव लैंग्वेज हिंदी है, उनको हिंदी में पढ़ाया जाए, जिनका तमिल है उनको तमिल में पढ़ाया जाए, एंड सो ऑन। उसके बाद और एक रिकमेंडेशन था इनका, जो इससे बहुत अच्छी तरह से कनेक्शन रखता है, इसीलिए मैं क्या कर रहा हूँ, प्लस का साइन लगा दे रहा हूँ, ठीक है। इसके बाद का जो उनका रिकमेंडेशन था, इंडियंस, ठीक है, कहाँ, एट प्राइमरी लेवल should be trained in vernacular language। ये तो इसी का एक फॉर्म है, ठीक है। एंड एंग्लो वर्नाकुलर लैंग्वेज एट सेकेंडरी लेवल, ठीक है। यानी कि जब इंडियंस के एजुकेशन बेसिक लेवल पे हों, उनकी अंडरस्टैंडिंग को ग्रोथ करने के लिए इंडियंस को वर्नाकुलर लैंग्वेज में पढ़ाया जाए, मतलब लोकल लैंग्वेज में पढ़ाया जाए, जिससे कि उनके एजुकेशन के प्रति क्या हो, रुचि बढ़े, है ना, सो दैट देयर इंटरेस्ट अब क्या था कि एंग्लो वर्नाकुलर लैंग्वेज देखिए, फिर उन्होंने कहा कि प्राइमरी लेवल पे आप इनको ऐसे पढ़ाइए, वर्नाकुलर लैंग्वेज में पढ़ाइए, एंड आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ द प्राइमरी स्टेज ऑफ एजुकेशन इंडियन शुड बी टॉट इन वर्नाकुलर, सॉरी, एंग्लो वर्नाकुलर लैंग्वेज। एंग्लो वर्नाकुलर लैंग्वेज का मतलब होता है कि कुछ भी लोकल लैंग्वेज हो उसके साथ आप इंग्लिश को ऐड कर लो, है ना। मैं ब्रिटेन के कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहा हूँ कि एट दैट टाइम ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन वॉज देयर, दैट इज़ वाई यहाँ पे क्या होगा, एंग्लो वर्नाकुलर का सेंस होगा इंग्लिश प्लस लोकल लैंग्वेज, ठीक है। अब देखिए कि आप सेकेंडरी लेवल पे या फर्दर अपर सेकेंडरी लेवल या यूनिवर्सिटी लेवल पे एंग्लो वर्नाकुलर लैंग्वेज में आप एजुकेशन अचीव कर रहे हैं ना, तो स्टूडेंट्स आर गेटिंग देयर एजुकेशन इन एंग्लो वर्नाकुलर लैंग्वेज। तो क्या होगा कि आफ्टर सक्सेसफुल कंप्लीशन ऑफ देयर एजुकेशनल कोर्सेज, से फॉर एग्जांपल 10+2 और ग्रेजुएशन, उनका क्या होगा कि इंग्लिश का जो अंडरस्टैंडिंग है दैट विल ग्रो, इंग्लिश की अंडरस्टैंडिंग ग्रो करेगी। जब उनकी इंग्लिश की अंडरस्टैंडिंग ग्रो करेगी तो क्या होगा कि ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन के या ईस्ट इंडिया कंपनीज के काम को समझने में वो सक्षम होंगे, है ना। दे वुड बिकम कैपेबल ऑफ अंडरस्टैंडिंग द पॉलिसीज एंड वर्क स्ट्रैटेजीज ऑफ ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, सो दैट कि वो क्या करेंगे, फिर इसी एडुकेटेड बंदे को उठा के ईस्ट इंडिया कंपनी में एम्प्लॉयमेंट के लिए काम में लगाएंगे, ठीक है। तो दिस वॉज द पर्पस बिहाइंड कि पहले उनको वर्नाकुलर लैंग्वेज एंड आफ्टर वर्नाकुलर लैंग्वेज उनको एंग्लो वर्नाकुलर लैंग्वेज में टीचिंग प्रोवाइड की जाए, ठीक है। तो दिस 5 वेयर द रिकमेंडेशंस। और भी कुछ रिकमेंडेशंस हैं, मैं आपको बता देता हूँ। मैं और एक रिकमेंडेशन आपको बता देता हूँ, दैट इज़ रिलेटेड टू बीएड। उन्होंने बड़ा डायरेक्ट एक रिकमेंडेशन दिया था बीएड के लिए, ठीक है। बस उस रिकमेंडेशन को मैं बता देता हूँ और उसके बाद क्या होगा कि वी विल कम टू द कोर पेपर ऑफ बीएड। चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप जो पेपर है उसका हम लोग पहला चैप्टर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट स्टार्ट कर लेंगे, ठीक है ना। Next, I am going to tell you about one recommendation related to the teachers training program during Sir Charles Wood administration and Lord Dalhousie in India, and thereafter we will move ahead to the core papers of B.Ed, that is childhood and growing up.
and the first chapter from there is growth and development, that we will start. Okay, so one last recommendation is that promotion and stress on teachers training level should be given, है ना. Promotion and stress should be given on teachers training at all level, यानी कि स्कूलिंग कोई भी हो या टीचिंग कोई भी हो, एट ऑल लेवल मतलब मैं इट भी प्राइमरी स्कूलिंग टीचिंग और सेकेंडरी स्कूलिंग टीचिंग और सीनियर सेकेंडरी टीचिंग, है ना. टीचर्स किसी भी लेवल पे पढ़ाए. व्हाट ही वांटेड टू से कि टीचर्स ट्रेनिंग यानी कि ट्रेनिंग ऑफ द टीचर्स शुड बी प्रमोटेड, यानी कि टीचर्स को ट्रेनिंग दिया जाना चाहिए कि हाउ टू टीच, है ना. मतलब टीचिंग टेक्नोलॉजीज और टीचिंग मेथोडोलॉजी को सीखने के लिए उन्होंने स्ट्रेस दिया था. ठीक है, दैट इज वाई व्हाट ही रिकमेंडेड कि प्रमोशन एंड स्ट्रेस शुड बी गिवन ऑन द टीचर्स ट्रेनिंग एट ऑल लेवल ऑफ एजुकेशन और स्कूलिंग, आप कुछ भी बोल लीजिए. एक चीज़ आप नोट करिए, यहाँ पर लिखा हुआ है कि प्रमोशन एंड स्ट्रेस इन द सेंस कि फाउंडेशन ऑलरेडी हो चुका था टीचर्स ट्रेनिंग प्रोग्राम का, है ना. एंड आई थिंक इन द फर्स्ट और सेकेंड क्लास मैंने बताया था कि टीचर्स ट्रेनिंग प्रोग्राम वॉज स्टार्टेड इन इंडिया इन द ईयर ऑफ 1793. कहाँ पे? एट श्रीरामपुर, ठीक है ना, वेस्ट बंगाल. यहाँ पे पहला टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज इस्टेब्लिश किया गया था जिसका नाम दिया गया था नॉर्मल स्कूल. इट वॉज नेम्ड एज नॉर्मल स्कूल बाय वन मिस्टर कैरे वॉज देयर. कैरे, मार्समैन एंड वर्ड. These were the three people or three administrators who established the first B.Ed college of India or in India, कुछ भी आप कह लें. And what the Charles Wood did, he stressed about the promotion of teachers training program. तो it was all about Wood's recommendations. इसके बाहर भी बहुत सारे recommendations है, but that is not relevant to B.Ed. Actually इस Wood's dispatch को बताने का मेरा जो मेन फोकस था ना, कि he was the very first person who stressed upon the teachers training education at all level. This was the gist why I was trying to tell you about the recommendation, and that is why मैंने आपको कुछ मोटे मोटे 4 या 5 recommendations बताएं, and that would be of good help अगर आप इनको अच्छे से पढ़ लें. ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में क्या करेंगे हम लोग, जो हमारा पेपर है ना, दैट इज़ मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था, चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप, उनका पहला चैप्टर है सो कॉल्ड ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, उसको हम लोग स्टार्ट करेंगे. ठीक है, टिल देन स्टे वेल, थैंक यू.